हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीसीबी और आरएमयू के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने वीसीबी को अगर ऑन करता हूँ तो उसकी 11 की भी जो इनपुट में आ रही है वो आउटपुट में ट्रांसफार्मर को दे देता है, या आउटपुट या दूसरे वीसीबी को दे सकता है। ठीक है, तो ये वीसीबी का नॉर्मल फंक्शन है। वीसीबी ट्रांसफार्मर की इनपुट में जुड़ता है। ठीक है, अब बात आ गई रिंग मेन यूनिट की। ठीक है, रिंग मेन यूनिट में सबसे पहले रिंग 1, रिंग 2 और जो तीसरा है वो आउटगोइंग को आउटगोइंग बोलते हैं, जिसको हम ब्रेकर भी बोलते हैं। तो ब्रेकर की सप्लाई आर वाई बी करके ट्रांसफार्मर को चलेगी, यानी कि इसमें भी वही काम कर रहा है, वही काम हो रहा है जो वीसीबी कर रहा है। मतलब दोनों वीसीबी में भी ट्रांसफार्मर को दे रहा है और रिंग मेन यूनिट भी ट्रांसफार्मर को दे रहा है। अब फ़र्क यह है कि जो रिंग 1 की सप्लाई है वो आउटगोइंग 3 को मैं दे देता हूँ, यानी रिंग 1 में 11 के भी दे रहा हूँ तो आउटगोइंग 3 से 11 के भी निकाल रहा हूँ। अगर मेरा दूसरा सोर्स है रिंग 2 में भी 11 के भी है, कहीं और से 11 के भी आ रही है, मैं रिंग 1 को बंद करूँगा और रिंग 2 से आउटगोइंग 3 को दे दूँगा। ठीक है, 11 के भी। बस ध्यान रखना, रिंग 1 और रिंग 2 अलग अलग जगह से 11 के भी आ रही है, दोनों में से एक ही सप्लाई एक टाइम में ऑन होती है। ठीक है, इसमें एक VPIS सिस्टम है जिसमें आप देख सकते हो 11 के भी रिंग 1 में है और 11 के भी रिंग 2 में एक्टिवेट है, यानी कि अभी चल रही है। इसमें दोनों सोर्स अलग अलग जगह से भी आ सकती हैं। अगर इनकेस रिंग 2 की सप्लाई पीछे बैक से ही कट गई और रिंग 2 का लोड चलाना है मैंने, तो रिंग 1 से मैं लूप करके रिंग 2 दोनों को इकट्ठे भी ऑन कर सकता हूँ। पर ऑथराइज पर्सन ही इसको चला सकता है, जिसको इसको पता है, जिसके बारे में कि रिंग 1 कहाँ से आ रही है, रिंग 2 कहाँ से आ रही है, रिंग 1 की सप्लाई मैंने कहाँ देनी है। तो इसमें बहुत संभल के इसको ऑन ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अर्थिंग का स्विच भी होता है। तो वीसीबी में क्या है कि वैक्यूम इंटरप्टर होता है, ये एक सील्ड पैक सिस्टम होता है। मतलब आप सोच लीजिए ये एक सील्ड चैम्बर है जिसके अंदर कॉन्टैक्ट मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ। जब मेरे कॉन्टैक्ट ऑफ हो रहे हैं, आर्क बन रही है, वो आर्क एक वैक्यूम के अंदर सील्ड होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिससे ये आर्क वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये थोड़ा समझने लायक है। और आरएमयू में एसएफसी गैस होती है, जिसकी नीडल अगर ग्रीन में हुई तो आपको चलाना है, अगर नीडल अगर रेड पे हुई तो नहीं चलाना है। एसएफसी गैस नॉन फ्लेमेबल गैस होती है, इसमें कोई आग नहीं लगती और इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ये हवा से भारी गैस होती है। ठीक है, अब दूसरा आरएमयू में आता है, ऑयल के अंदर भी आरएमयू आता है, मतलब आरएमयू के अंदर ऑयल भी होता है, जो कि ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है एक तरह का, आप समझ लीजिए। जैसे ऑयल को हम डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल में भी मॉइस्चर आ जाता है, इसमें भी मॉइस्चर आता है, तो इसको अभी हम इसका तेल निकाल कर गर्म करके फिर दोबारा इसमें रिफिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्यूज़ होते हैं, एसटी फ्यूज़ आरएमयू के अंदर, जो कि तेल में डिप होते हैं। वीसीबी और आरएमयू दोनों 11 केवी में आते हैं, मतलब अबव वोल्टेज भी आती है, पर आपको समझाने के लिए 11 केवी में भी आते हैं। और 3 पोल, यानी कि आर वाई बी, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, दोनों में 3 पोल आता है, क्योंकि 11 केवी है। तो रिंग मेन यूनिट में आपके 3 पोल है। 3 पोल यानी कि तीनों पोल में एक एक सीटी लगी हुई, जिससे हम करंट भी चेक कर सकते हैं कि कितना लोड जा रहा है। मतलब 3 पोल है, यानी कि आर वाई बी है, न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी सेक्शन में होता हूँ और ट्रांसफार्मर की। वीसीबी आप मान लो ईडीओ, यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राउट और मैनुअल ड्राउट। मैनुअल ड्राउट मतलब जो ब्रेकर मेरा बाहर आता है वो मैनुअल है, मतलब उसमें कोई मोटर नहीं लगी। ईडीओ मतलब जो मेरा ब्रेकर बाहर आता है और उसमें मोटर लगी है और ऑन ऑफ के लिए कोइल्स लगी है। अब आरएमयू में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, वीसीबी में दोनों चीज़ें होती हैं। आरएमयू हम बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, ये फिक्स रहता है, जहाँ पर आपने फिक्स कर दिए वहीं रहेगा ना, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसमें गैस फील्ड चैम्बर होता है, जो कि उसके अंदर ही सब कुछ होता है। ठीक है, सब गैस के अंदर होता है, पर इसका वीसीबी का हम वीआई होती है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। वीसीबी भी फिक्स में आता है, बहुत कम जगह आपने देखा होगा, मतलब किसी ने तो देखा भी नहीं होगा फिक्स ब्रेकर्स वीसीबी में। पर आरएमयू ओनली फिक्स ही आता है, ये ड्रॉट होता ही नहीं, क्योंकि जो आरएमयू का सिस्टम होता है गैस फील्ड चैम्बर या ऑयल चैम्बर, तो ये जहाँ पर आपने इसको फिक्स कर दिया है वहीं रहेगा। इसकी मेंटेनेंस भी लगभग होती ही नहीं, आपको मैकेनिज्म सीआरसी से क्लीन करके लगाना है और रीग्रीस कर देनी है थोड़ी बहुत मैकेनिज्म में, और टेस्टिंग ले लेनी है और अर्थफुल ओवरकोल प्रोटेक्शन की। बाकी आपने एसएफसी गैस का मैनोमीटर चेक लेना है, इसमें गैस प्रॉपर होने चाहिए, जितना बार प्रेशर इसमें है
उतना ही होना चाहिए। अगर इंडिकेटर रेड में है तो आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, अगर ऑन है तो इसको ऑफ़ नहीं कर सकते, ऑफ़ है तो ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। RMU एक ऑथराइज पर्सन ही चलाए जिसको पता है रिंग 1 और रिंग 2 की सप्लाई कहाँ से कहाँ देनी है और कहाँ से कहाँ आ रही है। अगर VPIS में आपकी वोल्टेज दिख रही है, आपको रिंग 1 रिंग 2 ध्यान से ऑपरेट करना है। दूसरा डिफरेंस मैं बताता हूँ मोटर का। दोनों में मोटर लगती है, यानी कि अगर आपका दोनों मैकेनिज्म इसमें VCB और RMU में मोटराइज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ऑन ऑफ कर रहे हो तो चार्ज अपने आप ही हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं मोटर लगाता हूँ, अगर चार्ज अपने आप होने के लिए, ठीक है। और क्लोजिंग कॉइल यानी कि अगर मैंने एक बार पुश बटन से ऑन करना है या TNC से ऑन करना है तो क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई जाएगी, क्लोजिंग कॉइल से सप्लाई जाएगी, ब्रेकर ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा स्प्रिंग चार्ज कर हो जाएगा मोटर से। अगर मैंने ब्रेकर को ट्रिप करना है तो पुश बटन दबाऊंगा या TNC से ट्रिप दबाऊंगा और मेरा ब्रेकर बंद हो जाएगा, फिर दोबारा बंद होने के बाद स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा, ठीक है। या तो स्प्रिंग पहले से ही चार्ज रहेगा। तो VCB का और RMU में तीनों कोयल होती है। पहले तो मैंने आपको ओपनिंग कोयल बताई है, यानी शंट ओपनिंग और ट्रिप कोयल ओपनिंग कोयल, ये एक ही नाम है। इससे पहले मैंने क्लोजिंग कोयल बता दी। दोनों कोयल VCB और RMU में होती है। अगर आप नया VCB लेते हो इलेक्ट्रिकली में तो आपको शंट कोयल और ट्रिप कोयल दोनों मिलती है, लगी लगाई, और मोटर भी दोनों मिलती है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकली मैकेनिज्म लेते हो, ठीक है, मोटराइज मैकेनिज्म लेते हो। RMU में भी यही चीज़ होती है। अगर आपने मोटराइज मैकेनिज्म लिया आपको ट्रिप कोयल, ठीक है, और आपको क्लोजिंग कोयल दोनों मिलेगी। अगर थर्ड ऑप्शन था UV, ये आपको नई ब्रेकर में नहीं मिलती। अगर आपने, ये ऑप्शनल होता है, ये इंटरलॉकिंग में काम होता है। अगर आपके 11 kV सप्लाई VCB में है या 11 kV सप्लाई RMU के इनपुट में है तो ही आपका ब्रेकर ऑन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर अगर ये 110 वोल्टेज की कोयल हुई तो आपको दोनों में से, क्योंकि 11 kV है, 11 kV तो कोयल को दे नहीं सकते डायरेक्ट, तो उसके लिए मुझे PT लगानी पड़ेगी। PT VCB में लगती है और RMU में भी लगती है। RMU जहाँ पर एक्सटेंसिबल लिखा होता है ना, जहाँ एक्सटेंसिबल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पर आपकी PT लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रैक्टिकल वर्सेस स्टोरी। ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।